Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach the topic of industrial revolution. And today's topic name is the changing life. Beta, I have already taught you about the four sector in which mainly industrial revolution was represented. अब अपन देख लिया अपन ने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब अपन इस जो पॉजिटिव अभी अपन रिस्पॉन्स पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है चेंजिंग लाइफ। इसमें क्या हुआ, पीपल्स जो थे उनकी लाइफ जो है चेंज हो रही थी ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सम पीपल्स आर कमिंग फ्रॉम द विलेजेस in search of a facility, in search of a better job rather than the rural area. People काम की तलाश में आए, but they all were not get the job. So some people live in a very harsh conditions in the region of the industrial revolution, like London. There were slums were developed. स्लम्स डेवलप हो गई थी, लोगों का फैमिली से अपना डिवाइडेशन सा हो गया था। और भी बहुत सारी जो चीजें अपन इसमें देखें। इन दिस ईयर देयरफॉर इट वाज पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल विथ टैलेंट ब्रिंग आउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस। पीपल के जो काफी सारे जो चेंजेस थे रेवोल्यूशंस की वजह से आए। देयर वर रिच इंडिविजुअल, जहाँ पे जो पैसे वाले लोग बात थे उन्होंने रिस्क लिया, इन्वेस्ट, उन्होंने अपना पैसे को इंडस्ट्रीज में लगाया ताकि उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सके, और हालांकि मिला भी, और उनका जो पैसा था मल्टीपल हो गया, यानी कई गुना बढ़ गया। इन मोस्ट केसेस दे इनका जो मनी था कैपिटल डिड मल्टीपली, जो वेल्थ जो थी इन द फॉर्म्स ऑफ गुड इनकम सर्विस नॉलेज एंड प्रोडक्टिव इफिशिएंसी डिड इंक्रीज ड्रामेटिकली। सारी जो चीजें थी, चाहे वो सर्विस और नॉलेज और लोगों का ज्ञान वगैरह हो, ये भी तेजी से बढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़े ह्यूमन कॉस्ट पर। दिस वाज एविडेंट इन ब्रोकन फैमिली, परिवार टूटने लग गए, पीपल्स के नए एड्रेस बनने लग गए, डिग्रेडेड सिटी एंड अप्लाइंग वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्री। सिटी की जो कंडीशन थी वो खराब हो गई, मैंने कहा ना स्लम्स डेवलप हो गई थी वहां पर, और फैक्ट्रीज में इनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी खराब, यानी इनको ज़्यादा काम लिया जाता था और इनको जो सैलरी है वो कम मिलती थी। द नंबर ऑफ सिटीज इन इंग्लैंड विद ए पॉपुलेशन, इंग्लैंड में काफ़ी सारी सिटीज थी जिनकी, इंग्लैंड में जो सिटीज थी इनमें सिर्फ 2 ही सिटीज ऐसी थी जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा थी। लेकिन 1750 के अंदर 29 सिटीज 1750 में, लेकिन 1850 में ऐसी 29 सिटीज बन गई थी। द पेस ऑफ ग्रोथ वाज नॉट मैच विद द प्रोविजन ऑफ एटिकेट हाउसिंग सैनिटरी। जिस हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी उस हिसाब से यहाँ के जो हाउसिंग कंडीशन जो थी, क्लीनिंग वाटर सैनिटेशन वगैरह जो है, ये नहीं बढ़ पाया। जब नहीं बढ़ पाया जिसकी वजह से जो सिटी जो थी पहले साफ सफाई के लिए जानी जाती थी, अब वही जो सिटीज हैं वो गंदी संदी रहने लगी। न्यू कमर्स जो थे वो फोर्स्ड टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स इन द कंजेस्टेड सेंट्रल एरिया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में, कंजेस्टेड एरिया में स्लम्स जो थी वो आने लगी। किनकी न्यू कमर, पता, जो माइग्रेंट्स पीपल जो थे रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आए थे, और यह जो पीपल थे मोस्टली फैक्ट्रीज वगैरह के आसपास में ही रहने लगे। और जबकि इस गंदगी को देखकर, इन पोल्यूशन को देखकर, जहाँ की जो रिच पर्सन जो थे वो यहाँ से निकल गए और वो दूसरे सबर्ब्स का मतलब होता है, जैसे बहरोड है, छोटा इलाका हो गया। अब कोई बंदा दिल्ली गुड़गांव में जो काम करने वाले हैं, ये नीमराना वगैरह में रहने लग जाए, बहरोड जैसे एरिया में रहने लग जाते हैं, इनको सबर्ब्स कहते हैं। यहाँ की जो हवा थी और यहाँ का जो पानी था ठीक था, रेदर देन द सिटी। अब वर्कर्स के ऊपर बात करते हैं। वर्कर्स की जो कंडीशंस वगैरह थी वो कैसी थी, मैंने कहा वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, सैलरी कम मिलती थी, और वर्कर्स में जिसकी वजह से जो इनकी लाइफ स्पेन है, माने कि जीवन
दर जो है वो भी घट गई थी। जीवन दर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक फैमिली में 4 बच्चे हुए, ठीक है, और 3 की डेथ हो गई और एक बच्चा 100 ईयर तक अपनी एज को कंप्लीट कर पाया तो एवरेज निकलेगा 25 ईयर एज। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेक्ट जो लाइफ स्पेन है यहाँ पे वो 25। समझ गए इस चीज को? यूनिक आ जाएगा तो सब कई आदमी कह देते हैं यहाँ की जो पीपल्स वगैरह हैं ये काफी लंबे पुराने टाइम में जो पीपल्स हैं 100 साल तक जीते थे, 200 साल तक जीते थे, वो सही है। लेकिन एक पिता के एक पेरेंट्स के, एक कपल के अगर 4 बच्चे हुए हैं जिसमें से एक ही 100 साल तक जी पाया तो वो एज जो है 100 ईयर्स नहीं कहलाएगी, वो 25 ईयर एज कहलाएगी, क्योंकि उनके 3 बच्चे जो है वो डेथ हो गई है। A survey in 1842 revealed that average lifespan of worker was lower than that of any other social group in city। जो वर्कर्स की जो कंडीशन लाइफ स्पैन थी सिटी में रहने वाले दूसरे लोगों से काफी कम हो गई थी। यानी कि अगर सपोज कीजिए कोई बंदा है उसने जनरल स्टोर की शॉप कर रखी है सिटी में, तो उसकी लाइफ ज्यादा रहेगी रेदर देन द वर्कर। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की जो हार्श सिचुएशंस में काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्पैन जो है वो कम हो रही थी। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बर्मिंघम में 15 ईयर्स थी, मैनचेस्टर में 17 थी और डर्बी में 21 ही थी। यानी कि इससे उम्र का आदमी जीता ही नहीं था। आप देख लो उस टाइम में क्या कंडीशन होगी। मोर पीपल डाइड एट द यंगर एज इन द न्यू इंडस्ट्रियल सिटी देन इन द विलेज दे हैड कम फ्रॉम। जो शहर से पीपल्स आते थे वो मर रहे थे। हाफ द चिल्ड्रन फेल टू सर्वाइव बियॉन्ड द एज ऑफ 5। और आधे बच्चे जो थे 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज बिकम ऑफ इमिग्रेंट्स। जो पॉपुलेशन जो थी जो शहर की बढ़ रही थी वो एमिग्रेंट्स की वजह से बढ़ रही थी। एमिग्रेंट्स का मतलब होता है ऐसे पीपल जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आते हैं। रेदर, ठीक है, सिटी की पॉपुलेशन किस लिए बढ़ रही थी, वहां से गांव से पीपल शहर की तरफ आ रहे हैं, ना कि इस वजह से बढ़ रही थी कि शहर में बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। फिर समझना, जैसे मान लीजिए एक शहर में 100 आदमी रहते हैं, उसकी पॉपुलेशन 200 हो जाए तो 200 इस वजह से नहीं हुई कि वो 100 जो पर्सन थे उनके ही बच्चे पैदा हुए वो 200 हो गए। जबकि सिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, 100 से 200 कैसे हुई, 100 to 200 कैसे गई कि माइग्रेंट्स होके पीपल्स वहां पर आ गए। डेथ वार प्राइमरीली कॉज, यहाँ पे जो डेथ हो रही थी पीपल्स की वो एपिडेमिक्स वगैरह महामारी की वजह से हो रही थी, जो कि पॉल्यूटेड वाटर की वजह से थी। यहाँ पे कोलेरा, टाइफाइड्स वगैरह ये बीमारी हो रही थी। एयर पोल्यूशन की वजह से उनको ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी बोलते हैं जिसको, हो रहे थे। 31,000 जो पीपल्स थे वो कोलेरा की वजह से 1832 में डेथ हो गई थी उनकी। और अंटिल लेट इन 19th सेंचुरी म्युनिसिपल अथॉरिटी जो थी इस डेथ के बारे में पता ही नहीं लगा पाई कि जो पीपल्स वगैरह जो है किस वजह से मर रहे हैं, उनकी डेंजरस कंडीशंस की वजह से। और उस टाइम में मेडिकल नॉलेज भी जो थी वो भी इतने लोगों को नहीं थी। वुमेन, चिल्ड्रन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी अपन ने हल्का सा पढ़ा है। मेल की कंडीशन जैसे हमेशा ही खराब थी, अब क्या हुआ, फैक्ट्रीज वगैरह में, माइनिंग एक्टिविटीज में वुमेन और चिल्ड्रन भी आने लगे, ताकि फाइनेंशियल कंडीशन हर पीपल्स की इक्वल नहीं होती। मजदूर, मैंने आपको बताया शहरों में रहना काफ़ी महंगा हो गया था, तो उस परिवार, उस फैमिली के फीमेल्स भी और बच्चे भी काम के लिए चले जाते थे। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो भी बच्चों को और फीमेल्स को काम पे आसानी से रख लिया करते थे। एक तो इनका जो वेजेस है वो बहुत लो होता था, प्लस में ये वर्किंग कंडीशंस के लिए कोई अपनी डिमांड रिप्रेजेंट नहीं करते थे। ठीक है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ए टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट चेंज इन द वे दैट चिल्ड्रन एंड वुमेन वर्क। चिल्ड्रन ऑफ द रूरल फैमिली, अच्छा देखो गांव में पहले क्या होते थे, बच्चे गांव में भी काम करते थे। गांव में काम करते हैं तो डिफरेंट टाइप का काम करते हैं, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, और पेरेंट्स की नजर में रहते हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहते थे, खान पान भी ठीक रहता था। लेकिन जब वो शहर में काम करते हैं तो उनको एक डिसिप्लिन में काम करना पड़ता है, उस डिसिप्लिन में काम करना पड़ता है जिसके वो बच्चे आदी नहीं होते, और एक डर रहता है कि गलती होगी तो पनिशमेंट मिलेगा। Children of the rural poor had always worked at home or in the farms, had job. They varied during
द डे और बिटवीन सीजन अंडर द वॉचफुल आई ऑफ पेरेंट्स और रिलेटिव्स की नज़र में काम करते हैं। लाइक वाइज इन विलेजेस वुमेन वर्क, वे वुमेन भी एक्टिवली काम करती हैं फार्म्स वगैरह में, लाइफ स्टॉक में पशुओं के लिए भी काम करती हैं, गैर इकट्ठा करके लाती हैं, फायरवुड एंड स्पन या एंड स्पिनिंग व्हील इन देयर होम, चरखा वगैरह भी चलाती थी अपने घर पे। तो फीमेल्स ने सोचा जब हम गांव में ही काम कर सकते हैं तो हम शहर में भी कर सकते हैं, लेकिन शहर में मैंने बता दिया इनको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में काम करना होता है और पनिशमेंट रहता है, जिसकी डर से वो अजीब से माहौल वहां पे बना हुआ रहता है। वर्क इन द फैक्ट्री with long unbroken hours of the same kind of work, excuse me, आगे चलते हैं। अच्छा, strict discipline and sharp forms of punishment was completely different. The earning of women and children were necessary to supplement men bakery wages, ठीक है, मेन को सपोर्ट करने के लिए काम करते थे। एज द यूज ऑफ द मशीनरी स्प्रेड द फीवर वर्कर वर नीडेड, इंडस्ट्री प्रेफरेंस टू एम्प्लॉय वुमेन एंड चिल्ड्रन हु वुड बी लेस एजुकेटेड, आंदोलन भी कम करते हैं अबाउट देयर पुअर कंडीशन एंड वर्क फॉर लोअर वेजर देन मैन। दे वर एम्प्लॉयड इन ए लार्ज नंबर, ये जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल में ज़्यादा काम करते थे। कहाँ पे? लैंकाशायर जगह का नाम है और यॉर्कशायर नामक जगह का नाम है। वुमेन वर ऑल्सो मेन द वर्कर इन द सिल्क, वुमेन्स वगैरह जो थी मेन वर्कर थी सिल्क फैक्ट्री के अंदर, लेस मेकिंग फीते बनाने वाली फैक्ट्री में, नीटिंग इंडस्ट्री मतलब जैसे कॉटन से जो बीज वगैरह निकालते हैं उसको नीटिंग बोलते हैं। एज वेल एज इन द मेटल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्रीज में भी काम करते थे। बर्मिंघम में मशीनरी लाइक द कॉटन स्पिनिंग, अच्छा, मशीनरी लाइक द कॉटन स्पिनिंग जेनी वाज डिजाइन टू बी, अच्छा, जो स्पिनिंग जो जेनी थी वो ऐसे बनाई गई थी उसमें बच्चे आसानी से उसमें काम कर पाएंगे, क्योंकि उसका स्मॉल बिल्ड एंड नॉमिनल फिगर, छोटा साइज होने की वजह से बच्चे आसानी से उसमें इधर उधर घूम सकते हैं। चिल्ड्रन वर ऑफन एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल फैक्ट्री बिकॉज देयर वर स्मॉल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसलिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं और वो एरिया पूरा मशीनों से घिरा हुआ रहता है और बच्चे आसानी से उन मशीनों के बीच में से गुजर सकते थे। इनके बच्चों को लंबे टाइम तक उनमें काम करना होता था और संडे को भी मशीनों की सफाई के लिए इनको बुलाया जाता था, ठीक है। और जिस वजह से जो बच्चे थे उनको फ्रेश एयर नहीं मिल पाती थी और एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं मिल पाता था। कई बार बच्चों के जो बाल वगैरह मशीनों के अंदर फंस जाते थे, उनके हाथ भी पिस जाते थे मशीनों में ही है, वाइल सम, और कई बार बच्चे इस वजह से भी डेड हो जाते थे क्योंकि वो नींद के झटके आने की वजह से मशीन के अंदर वो गिर जाते थे। यानी कि ये कंडीशन थी बच्चों की। इसी तरह से कंडीशन जो थी फीमेल्स की भी खराब थी, क्योंकि मैंने आपको बताया हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी हो गई थी, परिवार को सपोर्ट भी कर रही थी, उनका फैमिली में एक स्टेटस भी बढ़ गया था क्योंकि वे कमाने लग गई थी, लेकिन फिर भी प्रेशर में रहने की वजह से उनके जो बच्चे थे, प्रेगनेंसी जो होती थी उस टाइम में बच्चे उनकी डेथ हो जाती थी या प्री प्रेगनेंसी में बच्चे की डेथ भी हो जाती थी। कोयल माइंस वर ऑल्सो डेंजर प्लेस टू वर्क, बच्चों के बारे में चल रहा है। कोयल माइंस में भी बच्चे काम करते थे। रूफ, कई बार ऊपर से जो छत थी वो नीचे गिर जाती थी। एंड इंजर वर देयर फॉर कॉमन, वहाँ पे घायल वगैरह होना, ऐसे एक्सीडेंट वगैरह होना कॉमन बात थी। ऑनर जो थे वो भी बच्चों को ही काम में लेते थे क्योंकि वो कोल के ऐसे हिस्से तक पहुंच जाते थे खुदाई करते वक्त जहाँ पे बड़ा आदमी नहीं पहुंच सकता था, ठीक है। यंगर वर्कर जो थे ट्रैपर का काम करते थे, यानी कि खोल से आने वाले जो दरवाजे थे उनको खोलने बंद करने का काम भी ये लोग ही करते थे और कई बार वजन ढोने का काम भी बच्चे करते थे, ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर कॉन्सिडर चाइल्ड लेबर टू बी इम्पोर्टेंट, और दूसरा चाइल्ड लेबर को इसलिए इम्पोर्टेंट मानते थे कि छोटे से बच्चे को अगर कोई काम सिखा दिया तो बड़े होने तक वो उस काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लेता था बच्चा। इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग फॉर फर्दर फैक्ट्री वर्क, द एविडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश फैक्ट्री रिकॉर्ड लेवल दैट, पता चला रिकॉर्ड करके कि फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी। फैक्ट्री वर्कर हैड स्टार्टेड वर्क, कुछ बच्चे ऐसे थे, हाफ आधे से बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने 10 इयर्स की एज से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था और 28% बच्चे ऐसे थे जो कि 14 एज से काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। वुमेन वेल हैव गेन इंक्रीज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ स्टीम फ्रॉम देयर जॉब, बट दिस वाज मोर देन ऑफसेट।
उनको काफ़ी निराशा भी मिली, काफ़ी नुकसान भी हुआ। क्या था? बाय द ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ वर्क दे एंड्योर द चिल्ड्रन दे लॉस्ट एट बर्थ और इन अर्ली चाइल्डहुड एंड द स्वीक्रेट अर्बन स्लम्स एंड कंपेल्ड देम टू लिव इन। ठीक है, ये मैंने वर्किंग कंडीशन बता दी। अब क्या हुआ, पीपल जो थे वो प्रोटेस्ट करने लग गए कि भाई हमको काम वर्किंग कंडीशन अच्छी दी जाए, लेबर हमको जो वेजेस हैं वो हमारे इंक्रीज किया जाए। गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को नहीं माना और कई बार इनके साथ में हार्श सिचुएशन जो है फेस करनी पड़ी। देखते हैं। The early decades of industrialization coincided with the spread of new political idea pioneered by the French Revolution. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन होने लग गया इसी टाइम पीरियड में। तो रेवोल्यूशंस की वजह से क्या होता है, पीपल्स, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें क्या था, क्या डिमांड रखी गई पीपल्स के सामने कि हम आपको लिबर्टी, इक्विटी और फर्टिलिटी शो करेंगे। क्या होता है, कोई भी किसी भी कंट्री में कोई भी जब मूवमेंट्स चलता है तो उसका इम्पैक्ट सराउंडिंग कंट्रीज में जरूर आता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जब इफेक्ट पड़ा तो सराउंडिंग जो कंट्रीज थे उन पे भी पड़ा, वो भी बराबरी की मांग करने लग गए। बहुत इन क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की मांग करने लग गए। जैसे फ्रेंच में था, एक असेंबली बन गई, असेंबली 1790, जो वरस्ट हार्डशिप ऑफ, ठीक है, और साथ साथ में ही जो बहुत बुरे जो दौर था युद्ध का, इसमें बाय कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ नेसेसिटी लाइक ब्रेड इन इंग्लैंड। अब जैसे वॉर, अभी जो इंग्लैंड जो था उसका रेगुलर वॉर होता रहा फ्रांस में जब वॉर हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे जो फूड के जो प्राइस थे वो तेजी से बढ़ने लग गए, जबकि उनके जो वेजेस वगैरह थे वो नहीं बढ़े। युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से कई सारी इंडस्ट्री जो थी वो क्लोज हो गई थी। वर्कर जो थे ये वोटिंग राइट्स वगैरह भी मांग रहे थे। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्री कैप इंक्रीज बढ़ने लग गए कि भाई हमको वर्किंग कंडीशन हमारी अच्छी की जाए। द गवर्नमेंट रिएक्ट बाय द रिप्रेशन, एंड द वर्किंग पॉपुलेशन एजुकेट टू बी गिवन द राइट टू वोट। वर्कर्स की क्वेश्चन आ सकता है, वर्कर्स की क्या डिमांड थी कि एक तो उनके वेजेस बढ़ाए जाएं, उनको राइट टू वोट मिले और वर्किंग कंडीशन उनके साथ में अच्छी की जाए। गवर्नमेंट ने इसका रिएक्ट किया, उनकी वो वोटिंग राइट्स भी चाह रहे थे। गवर्नमेंट ने इसको दबाने की कोशिश की गई, कई सारे लॉज पास किए गए और एक लॉ बना दिया कि पीपल जो है प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते, अगर कोई करेंगे तो वो कानून के अगेंस्ट हो जाएगा। इंग्लैंड की जो वॉर थी वो फ्रांस के साथ में लंबे टाइम तक चली, 1792 टू 1815, जिसकी वजह से ट्रेड जो था इंग्लैंड और यूरोप का वो डिस्टर्ब हो गया। फैक्ट्री जो थी वो बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया एंड द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल जो आइटम्स वगैरह जो थे जैसे फूड, ब्रेड, मीट वगैरह, इनके दाम बढ़ गए और इस तेजी से बढ़े और जो उनको जो पैसा मिलता था वर्कर्स, एक वर्कर इन चीजों को खरीद पाने में काफी असमर्थ था। पार्लियामेंट 1795 पास टू कॉम्बिनेशन है, 2 एक्ट पास किए गए which made it illegal to incite the people by speech or writing to hatred or contempt of the king, constitutions of government। कॉम्बिनेशन एक्ट पास किए गए, इसमें क्या था, पीपल जो है ना तो स्पीच के जरिए ना ही राइटिंग के जरिए, ना मतलब लिख कर ना बोल कर किंग के अगेंस्ट और गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। एंड बैन अनऑथोराइज पब्लिक मीटिंग, और बैन लगा दिया गया, 50 पीपल्स एक साथ खड़े होकर कोई मीटिंग वगैरह भी नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट नथनलेस कंटिन्यू अगेंस्ट ओल्ड करप्शन, हालांकि प्रोटेस्ट चलता रहा लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। ओल्ड करप्शंस, इसको ओल्ड करप्शंस भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि आप किंग के अगेंस्ट, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट आप नहीं बोल पाएंगे। द टर्म वाज यूज्ड फॉर प्रिविलेज लिंक टू द ओल्ड मोनार्क एंड पार्लियामेंट, इसमें प्रिविलेजेस को विशेष अधिकार दी गए मोनार्क और पार्लियामेंट को, इसी को ओल्ड करप्शंस कहते थे। मेंबर ऑफ द जो पार्लियामेंट थे वो लैंड ओनर्स थे, मैन्युफैक्चरर थे और प्रोफेशनल्स वगैरह थे। वो भी
विरोध कर रहे थे कि इन पीपल्स को वोटिंग राइट्स वगैरह ना मिले, यानी कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था रिचर सेक्शन नहीं चाहते थे कि इनको, क्योंकि अगर वो राइट्स वोट मिल गया इनको तो वो वर्किंग डिमांड करेंगे तो वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लिस्ट जो थे, फैक्ट्री ओनर जो थे, उनको एक्स्ट्रा पैसा वेलफेयर पे खर्च करना पड़ेगा पीपल्स वर्कर्स पे, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। और जो पीपल थे वो कॉर्न लॉ को भी दबाना चाहते थे। कॉर्न लॉ में क्या था कि कोई भी जब फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, उस फूड प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे। जब दाम बढ़ेंगे तो आदमी क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट करवाएगा। तो यह कॉर्न लॉ अगेंस्ट था कि बाहर से फूड प्रोडक्ट नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसका फूड का प्राइस एक निश्चित लेवल तक नहीं बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए वीट है 20 रुपीज पर केजी है और फसल खराब हो गई तो वो महंगा होता चला जाएगा। तो सपोज कीजिए उन्होंने एक रेट तय कर दिया कि जब तक वो 50 रुपीज पर केजी नहीं होता है तब तक बाहर से माल नहीं आएगा। सपोज कीजिए बाहर से वो बहुत सस्ता है, बाहर से मान लीजिए हो सकता है वो 22 रुपीज पर केजी मिल रहा हो, टैक्स वैक्स लग के भी, लेकिन गवर्नमेंट उसको परमिट नहीं करेगी जब तक कि 50 रुपीज पर केजी तक वीट नहीं चला जाए। 49 तक भी चला गया तो भी जो स्टॉकर्स हैं उनको तो प्रॉफिट होता रहेगा है, और नुकसान किसको होगा, गरीब पॉपुलेशन को। तो यह एक कॉर्न लॉ था which prevented the import of the cheaper food until price in Britain has risen to a certain level। एक निश्चित लेवल तक जब तक पैसे नहीं बढ़ जाएंगे तब तक वहां इंपोर्ट नहीं करने की परमिशन नहीं मिली। एज वर्क फ्लडेड टाउन एंड फैक्ट्री, जैसे वर्कर्स टाउन और फैक्ट्रीज के अंदर आए, दे एक्सप्रेस देयर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इन नुमेरस फॉर्म। जो वर्कर जो थे वो अपना एंगर को बताने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करते थे। देयर वर ब्रेड और फूड रॉइट्स, मतलब कि खाने की और फूड की लूटपाट करने लग गए। अब ये लोग गुस्सा तो निकालेंगे कहीं ना कहीं पे। इन 1790 ऑनवर्ड ब्रेड वाज स्टेपल आइटम टू द डाइट, जो ब्रेड जो थी बहुत जरूरी आइटम था पुअर के लिए। एंड इट प्राइस गवर्न देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसी के प्राइस से ही लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड तय होगा। जैसे मान लीजिए कैसे तय होगा, फूड आइटम अगर जो नॉमिनल चार्जेस है वो रहेंगे तो आदमी क्या करेगा, उस बचे हुए पैसे को बाकी कहीं किसी और जगह पर खर्च कर सकता है। लेकिन जब फूड के प्राइस बढ़ जाएंगे तो पीपल के पास में एक्स्ट्रा मनी जो बचे रहा था वो सारा का सारा जो इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आ गई, उसमें लग गया, जिसकी वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो घटता चला जाएगा। स्टॉक्स जो थे ब्रेड के वो सीज किए गए एंड सोल्ड एट ए, और सीज कर दिया, रोक दिया उन्होंने, और ऊंचे दामों पर बेचने लग गए। दैट वाज अफोर्डेबल एंड मॉरली करेक्ट रेदर देन एट द हाई प्राइस चार्ज बाय प्रॉफिट हंगर ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स वगैरह थे वो भूखे थे पैसे की प्रॉफिट कमाने के लिए। सर्च रॉयड जो थे ये वर्स्ट ईयर जो थे 1795 के आसपास में फ्रिक्वेंटली होने लगे, आम बात होने लग गई। बट दे कंटिन्यू टिल द 1840, और 1840 तक ये रॉयड्स वगैरह चलते रहे, लूटपाट चलती रही, उनको दबाने के लिए पुलिस वगैरह भी आती है। अनदर कॉजेज ऑफ हार्डशिप वाज द प्रोसेस नॉन एन एनक्लोजर। एक एनक्लोजर है जो मैंने आपको पहले बताया था। एनक्लोजर में क्या था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो आसपास की जमीन खरीद लेते थे, कॉमन लैंड्स पे भी अपना अधिकार जमा लेते थे, जिसकी वजह से जो रेयरिंग करवाते थे अपने कैटल्स को, उनके पास में प्रॉपर लैंड नहीं होती थी, फायरवुड कलेक्शन नहीं हो सकता था। तो ऐसे जो पर्सन थे वो शहर की तरफ आने लग गए थे। Another cause enclosure by which from the 70 100 of small farmer had been merged into the large ones of powerful landlords. Poor rural family affected by this had to short industrial work। अब उनको काम के लिए इंडस्ट्रीज पर डिपेंड होना पड़ गया। लेकिन जैसे ही वो मशीनें आई यहाँ पर इंडस्ट्रीज में तो क्या हो गया, लोगों वापस से बेरोजगार होने लगे। अब जो पीपल्स थे वो क्या करने लग गए, वो अपना दुश्मन इन मशीनों को मानने लग गए, और मशीनों के साथ में तोड़फोड़ पीपल्स ने स्टार्ट कर दी। Poor family affected, but the introduction of the machines in the cotton industry
थ्रू थाउजेंड ऑफ हैंडलूम वीवर आउट ऑफ वर्क एंड इनटू पॉवर्टी। मशीन आने की वजह से हजारों की संख्या में जो हैंडलूम वीवर्स थे, हाथ से चलाने वाली मशीनों को चलाते थे, उनको अपनी जॉब से छुट्टी हो गई उनकी, जिसकी वजह से वो गरीबी में रहने लग गई। सिंस देयर लेबर वाज टू स्लो, हालांकि जो हाथ से काम करने वाला सिस्टम था वो काफी धीरे होता था और वो मशीनों को कंपटीशन नहीं दे पाए। फ्रॉम द 1790 दीज वीवर बिगन टू डिमांड, अब ये वीवर्स थे ये डिमांड रखने लग गए कि उनको मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट ने उनको मना कर दिया। व्हेन दे वेंट ऑन द स्ट्राइक, जब वो स्ट्राइक करने गए, हड़ताल पे गए, तो फोर्स आके उनको डिस्पर्स कर दिया, तितर बितर कर दिया। इन डिस्प्रेशन इन लंकशायर कॉटन वीवर, लंकशायर जो जगह थी वहां पे जो कॉटन वीवर्स थे, उन्होंने पावर लूम जो मशीन्स वगैरह थी, उनको ये सोचते थे कि इन्होंने हमारी जिंदगी खराब करी है, उन्होंने उसको तोड़ दिया। देयर वाज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द मशीन इन द वोमन नाइटिंग इंडस्ट्री। इसी प्रकार से ही वोमन नाइटिंग इंडस्ट्रीज में भी, नॉटिंघम में भी प्रोटेस्ट किया, और यह प्रोटेस्ट जो थे लंकाशायर और डर्बीशायर वगैरह जो जगह थी, इनमें अब यह कॉमन से होने लग गए। आगे शेयरिंग फ्रेम वर डिस्ट्रॉय बाय क्रॉपर, इसी प्रकार से शेयरिंग फ्रेम्स करके मशीन थी वर डिस्ट्रॉयड बाय क्रॉपर्स हु हैड ट्रेडिशनल। अब ये लोग क्या करते थे, हाथ जैसे जो होती है ना भेड़ें होती हैं, शीप्स वगैरह होती है, इनकी जो ऊन उतारने की जो तरीका है, पहले ये हाथ से उतारते थे, लेकिन मशीन आ गई, ये मशीन उतारने लग गई, जिसकी वजह से उनको काम से हटा दिया गया। In the Riot of 1830 farm labor found their job threatened by the new threshing machine। थ्रेशिंग मशीन और आ गई जो अनाज को, अभी भी थ्रेशर जानते हैं ना गांव में जो थ्रेशर वगैरह चलते हैं, मतलब नई नई इनोवेशंस हो रही थी। पहले तो हैंडलूम पावर लूम वाली, जो हैंडलूम वाली मशीन की जगह पावर लूम्स आ गई। हैंडलूम का मतलब होता है हाथ से चलने वाली मशीन, पावर लूम का मतलब होता है किसी एनर्जी से चलने वाली मशीन जो होती है, ठीक है। इसी तरह से ही एक वो शिप्स की ऊन हटाने के लिए भी मशीन आ गई। इसी तरह से ही ग्रेन्स को और हस्क को अलग करने वाली मशीनें भी आने लगे। अब ये सारा काम मशीनें करने लगी, जो पीपल्स हैं वो अब अनएम्प्लॉयड होने लगे और अपना इन सब का दोष वो मशीनों को देने लग गई। अब मशीनों के ऊपर अटैक होना एक नॉर्मल बात सी हो गई थी। दैट इज द रोइटर स्मैश दीज मशीन, मशीनों को तोड़ फोड़ करी, जो हस्क को ग्रेन से अलग करती थी, जिसमें से 9 को फांसी पर चढ़ा दिया गया और 450 वर सेंट टू ऑस्ट्रेलिया एज कन्वर्ट, उनको देश निकाला दे दिया गया 450 पीपल्स को, यानी कि विद्रोह को दबाया जा सके। इसके अलावा एक नया मूवमेंट और चला जिसको लुधिज्म कहते हैं। यह एक क्रिस्मेटिक जनरल थे नेड लुड करके, उन्होंने ये चालू किया था। उन्होंने एक नया तरीका निकाला प्रोटेस्ट करने का। क्या? लुधिज्म वाज ए न्यू बैकवर्ड लुकिंग असल्ट ऑन मशीन। एक पार्टिसिपेशन डिमांड, इसके जो पार्टिसिपेंट थे वो डिमांड करते थे उनको मिनिमम वेज मिले, कंट्रोल ओवर द लेबर, जो फीमेल्स और बच्चों का जो लेबर था उस पर उनका कंट्रोल होना हो, वर्क फॉर दोज हु हैड, और उनको काम मिले जिनका काम छूट गया है बिकॉज मशीनों की वजह से, एंड द राइट टू फॉर्म ट्रेड, और उनको ट्रेड बनाने का अधिकार दिया जाए, ट्रेड यूनियंस वगैरह, सो दैट दे लीगली प्रेजेंट देयर डिमांड, ताकि वो अपनी डिमांड को लीगली प्रेजेंट कर सकें। Luthism was not merely a backward-looking assault on machine. Its participants demand a minimum wage, control over the labor of women and children, work for those who had lost their job because of the coming of machine, and the right to form trade unions so that they could legally present these demands. ट्रेड यूनियन बनाई दी जाए ताकि वो अपनी डिमांड इजीली रख सकें और उनको कोई भी वायलेंस मेथड यूज करने की जरूरत ना हो। During the early year of the industrialization, the working population possessed neither the vote nor legal method to express their anger at the dramatic manner in which their life had been overturned. 19th century के अर्ली टाइम पीरियड में या इंडस्ट्रियलाइजेशन के अर्ली पीरियड में पॉपुलेशन के पास में ना तो उनको वोट देने का राइट था और ना ही कोई लीगल तरीका था ताकि वो अपने एंगर को शो कर सकें अपनी लिविंग कंडीशंस को लेकर। इन अगस्त 1819
80,000 जो पीपल थे पीसफुली इकट्ठे होते हैं। एक सेंट पीटर फील्ड एक जगह थी मैनचेस्टर में, और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए वो सारे पीपल्स इकट्ठे होते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक मीटिंग एंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और डिमांड करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि हम बना सकें, पब्लिक मीटिंग हम कर सकें और प्रेस को आज़ादी मिले। इनकी ये डिमांड के लिए ये सभी के सभी जो पीपल थे 80,000 पीपल सेंट पीटर फील्ड में इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इन सबको दबा देती है। इसी चीज को, इस सप्रेशन को पीटरलू मास केयर के नाम से जाना जाता है। इसमें काफी सारे जो पीपल्स थे वो मारे जाते हैं। अच्छा, इसमें साइड में लिखा हुआ है द नेम वाज मेड अप टू राइम विद वाटरलू, द फ्रेंच आर्मी हैड बीन डिफीटेड एट वाटरलू इन 1850। कई बार इसको वाटरलू भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन वाटरलू में फ्रेंच आर्मी जो थी वो हारी थी, इसलिए उन्होंने वाटरलू ना कहते इसको पीटरलू कहने लगे। एंड द मास्केयर एंड द राइट देयर डिमांड वर डिनाइड बाय द सेक्टर, और जो इन्होंने डिमांड रखी थी उस डिमांड को 6 ऐसे कानून बना दिए गए उनके विरोध में। पार्लियामेंट ने पास कर दिया उनको सेम ईयर में ही। दिस एक्सटेंड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस, और पॉलिटिकल एक्टिविटी ना कर सकें इसके लिए भी उन्होंने 2 कॉम्बिनेशन एक्ट बनाए गए 1795 के अंदर। जो पहले भी अपन थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि ना तो बोलकर और ना ही लिखकर गवर्नमेंट इनका विरोध कर सकती है। बट देयर वर सम गेम, कुछ फायदा भी हुआ। क्या हुआ? आफ्टर पीटरलू the need to make the House of Commons more representative was recognized। इस पीटरलू की वजह से कुछ फायदा हुआ। क्या हुआ? जो हाउस ऑफ कॉमन था वो चाहता था कि इसमें पीपल्स का और पार्टिसिपेशन रखा जाए। हाउस ऑफ कॉमन मोर रिप्रेजेंटेटिव was recognized by the liberal political group and the combination act was repealed in 1824। और जो कॉम्बिनेशन एक्ट जो था उसको भी रद्द कर दिया गया। अब रिफॉर्म्स थ्रो लॉ, रिफॉर्म्स थ्रो लॉ यानी कि कुछ चेंजेस किए गए और इसके लिए कुछ कानून बनाए गए, यानी कि लेबर की जो कंडीशन जो खराब थी उसके अगेंस्ट में कुछ लॉज बन गए। लेकिन वो लॉज इतने ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, वो सभी कुछ अब अपन इसमें पढ़ेंगे। हाउ अटेंटिव वाज द गवर्नमेंट टू कंडीशन ऑफ द वर्क ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। गवर्नमेंट जो थी वो वर्किंग कंडीशन जो थी वुमेन्स की और चिल्ड्रन की, इनके प्रति कितनी अटेंटिव थी। इसके लिए उन्होंने 1819 में प्रोहिबिटिंग एक्ट बना दिया गया कि जिसमें जो छोटे बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 9 इन फैक्ट्री एंड लिमिट, फैक्ट्री में 9 साल से छोटी उम्र का बच्चा काम नहीं करेगा, और उससे जो बड़े हैं उनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो तय कर दिए गए। जैसे 9 to 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको 12 आवर्स ही एक दिन में काम करवाया जाएगा। बट द लॉ लैक द पावर नीडेड टू इट इन्फॉर्म, लेकिन इस लॉ को बना तो दिया लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने की ताकत नहीं दी गई। इट वॉज नॉट अंटिल 1833 तक इसको बना तो दिया लेकिन इसको इन्फोर्स नहीं किया गया। आफ्टर इंटेंस प्रोटेस्ट होता रहा वर्कर थ्रोट आउट द नॉर्थ ऑफ द इंग्लैंड, then an act was passed that permitted children under 9 to be employed only in 6 factory। सिर्फ एक्ट के बाद में क्या हुआ, चलता रहा, प्रोटेस्ट चलता रहा, तो ये कहा गया कि जो बच्चे हैं 9 एज से छोटे वो सिर्फ फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। लिमिटेड द आवर्स ऑफ द वर्क फॉर ओल्डर चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडेड नंबर ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर टू इंश्योर देन द एक्ट वाज इन्फोर्स्ड। ठीक है, और इस चीज को देखने के लिए एक इंस्पेक्टर बना दिया गया कि भाई इंस्पेक्टर जो है वो इन फैक्ट्री का इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे। फाइनली इन 1857 आफ्टर मोर देन 30 ईयर ऑफ एजिटिंग द 10-hour बिल वाज पास। 1847 में 30 साल तक रेगुलर संघर्ष करने के बाद में 10-hour बिल जो है वो पास हो गया। दिस लिमिटेड द आवर फॉर वुमेन एंड द यंग पीपल, और ये लिमिट बना गया किसी भी फैक्ट्री में 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं किया जाएगा। मेल वर्कर भी इसमें इंक्लूड हो गए, वुमेन भी इंक्लूड हो गए। दिस एक्ट अपील टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हालांकि यह जो एक्ट था ये सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे ही लागू हुआ, माइनिंग इंडस्ट्रीज पे ये लागू नहीं हुआ। द माइन कमीशन ऑफ 1842 सेट अप बाय द गवर्नमेंट, माइंस कमीशन बना गया 1842 में गवर्नमेंट ने बनाया।
रिवेल द वर्किंग कंडीशन इन माइंस हैड एक्चुअली बिकम वर्स सिंस द एक्ट ऑफ 1833। इसने कहा 1833 का जो एक्ट था उससे पहले तो इनकी कंडीशन और भी खराब थी, यानी कि जो चल रहा है वो सही है। बिकॉज मोर चिल्ड्रन हैड बीन पुट इन वर्क इन द कोल माइंस, हालांकि अधिकतर बच्चे जो थे कोल माइंस में काम करते थे, लेकिन वो एक्ट आने के बाद में बंद हो गया। द माइंस एंड कॉलरीज एक्ट ऑफ 1842 बैंड चिल्ड्रन अंडर 10 एंड वुमेन फ्रॉम वर्किंग अंडरग्राउंड। अब 1842 में एक कानून आया, उसमें जो वर्कर्स बच्चे जो थे इनका माइंस में काम करना बंद कर दिया, प्लस में फीमेल्स भी अंडरग्राउंड काम नहीं करेंगी। वुमेन से भी काम करवाते हो तो ऊपर ऊपर, ग्राउंड के ऊपर ऊपर। फैक्ट्री एक्ट बन गया, लेड डाउन 1847 दैट चिल्ड्रन अंडर 18 एंड वुमेन शुड नॉट, जो बच्चे 18 से कम है और वुमेन जो है इनको 10 आवर से ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा फैक्ट्री में भी। दिस लॉ आर इन्फोर्स बाय द फैक्ट्री इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर बना दिया गया। लेकिन इस फैक्ट्री इंस्पेक्टर की जो तनख्वाह थी वो बहुत कम थी, जिस वजह से जो फैक्ट्री ऑनर्स है वो इनको रिश्वत वगैरह देके इनसे सही रिपोर्ट नहीं बनवाते थे। साथ के साथ में जो पेरेंट्स थे वो भी बच्चों की एज बताते वक्त झूठ बोलते थे, क्योंकि बच्चों की वजह से उनकी फैमिली का काम चल रहा है। द डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब अपन कुछ चर्चा करते हैं। इस चर्चा में अपन पाएंगे क्या इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस कहना सही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस का मतलब होता है कि औद्योगिक क्रांति, यानी कि एक टाइम पीरियड में इंडस्ट्री जो थी वो तेजी से बढ़ी है, फैक्ट्रियों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो था तेजी से बढ़ा, इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो क्या जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के नियम कायदे कानून हैं, क्या उन सभी को यहाँ पे पूरा किया गया? जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कहा गया, टेक्निकल इनोवेशंस हुई थी इस टाइम पीरियड में, फिर प्रोडक्शन बढ़ गया था। लेकिन जितनी भी जैसे अपन जो लंदन की बात करते हैं, लंकाशायर, कुछ सिटीज वगैरह की अपन बात करते हैं, सिर्फ यहीं पे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, पूरे इंग्लैंड में नहीं हुआ था, जबकि ये पूरे इंग्लैंड के अंदर होना चाहिए था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में क्या था कि जैसे कुछ कंट्री से रॉ मटेरियल मंगाते थे और कुछ कंट्री में रॉ मटेरियल भेजते थे, यानी कि इसका रिलेशन ट्रेड से भी था। लेकिन अमेरिका में सिविल वॉर होने पर ये ट्रेड रुक जाता है, और जब ये वापस अमेरिका में से चालू होता है तो बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट होता है। लो लेवल का मतलब सपोज कीजिए पहले 100 रुपीज में ये इनका टर्नओवर था, तो अब वो टर्नओवर 50 रुपीज के आसपास आ जाए, तो नीचे से शुरुआत होती है। और इस चैप्टर में थोड़ा सा रीडिंग लगा लेता हूं, और एक बार आप भी इसकी एक बार रीडिंग अच्छे से लगा लेना। इसमें क्या है, ओवरऑल इसको एक कुछ जो थिंकर्स हैं वो इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस मानते हैं, और जो कुछ हिस्टोरियन जो है इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस नहीं मानते, दोनों ने अपने अपने व्यू रख दिए हैं। Until the 1970 historians use the term industrial revolution for the changes that occur in Britain. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया गया है जो ब्रिटेन में चेंजेस हुए थे 1780 टू 1820 के बीच में, जो चेंजेस हुए थे उसके आधार पर इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे हैड एक्चुअली बीन टू ग्रेजुअल, हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ये बहुत धीरे धीरे चला था ये, जबकि रेवोल्यूशन तो बड़ा तेजी से होना चाहिए था। जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तेजी से हुआ था, मारकाट का रिफॉर्म सब चीजों पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। Until well into the 19th century, large region of England remain untouched, यानी कि 19th सेंचुरी तक इंग्लैंड का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो अनटच रहा था इस फैक्ट्री रेवोल्यूशन से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। ये सिर्फ कहाँ हुआ था, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, न्यू कैस्टल, रेदर देन द थ्रू आउट द कंट्री था, ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कॉटन का जो टेक्सटाइल पे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे नई मशीनरी आ गई थी। ब्रिटिश जो थे रॉ मटेरियल मंगाते थे, बाहर से मंगाते थे, और तैयार माल भी बाहर ही भेजते थे। अमेरिका वाला मैंने सिस्टम आपको बताया वो यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिकेटर इकोनॉमिक चेंज होकर बिफोर एंड आफ्टर 1820 suggest the sustained industry was to be seen after rather than before the date. The decades after 1793 has experienced the destructive effect of French Revolution. अब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन वार की वजह से अब इंग्लैंड की बाड़ाबंदी कर दी गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रेड जो था वो रुक गया था, ट्रेड रुक गया था, फिर काय का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। हालांकि यहाँ पे
बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनाई गई थी। इन सर्चिंग फॉर आंसर, ब्रिटिश growth may have been faster after 1850. Historians have pointed to the fact that from 1760 Britain tried to do things simultaneously. बेटा इस पे एक बार रीडिंग सी लगा लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है क्योंकि थिंकर्स के व्यू हैं। तो थिंकर्स के व्यू हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, एक पर्टिकुलर चीज, कुछ ने तो इसको सजेस्ट किया कि हाँ भाई रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये, किसी ने कह दिया कि ये नहीं था। फिर भी ओवरऑल इस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे हमने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंग्लैंड की कंडीशन जो थी और मोस्टली ब्रिटेन की जो कंडीशन थी वो तेजी से बदली थी। इसका मतलब सिर्फ आप इतना ही लेके रखें। जैसे अपन ने बताया था 1820 में सपोज कीजिए मशीन बनी, लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो 1850 के बाद है, यानी कि 30 इयर्स लग गए उन मशीनों पर विश्वास करने में, क्योंकि उन मशीनों को बनाते वक्त उनकी जो कॉस्ट थी वो भी ज्यादा होती थी, प्लस में उनका मेंटेनेंस जो चार्ज था वो भी बहुत ज्यादा होता था। मशीनें खराब हो जाती थी तो जल्दी से वो ठीक करने में काफी सारी परेशानियां आती थी। इस वजह से और उस टाइम में मशीनें खरीदकर फैक्ट्री में काम करने की बजाय मैन पावर से काम करवाना ज्यादा इजी होता था, क्योंकि उनकी जो वेजेस थी वो बहुत कम थी। यानी कि 30 साल लग गए इंडस्ट्रियलिस्ट को या फैक्ट्री पर्सन को इन मशीनों पर विश्वास करने में या इन मशीनों को फैक्ट्रियों में लाने में। ठीक है बेटा, किसी कोई दिक्कत हो पूछ लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।